नमस्कार। फिजिक्स की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए भाई, कल की क्लास में क्या हुआ था। कल की क्लास में जो है हमने क्या बताया था भाई, अनंत लंबाई की एक समान जो है अनंत लंबाई की ऋजुरेखी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या चल रहा है भाई, ये आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र 7वां चैप्टर चल रहा है। इसमें जो है इसमें हम एम्पियर के परिपथीय नियम का पहला अनुप्रयोग क्या था? पहला अनुप्रयोग था अनंत लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये पहला अनुप्रयोग था। पहला अनुप्रयोग हमने करा दिया था। आज की क्लास में दूसरा अनुप्रयोग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, उसमें देखिए तो ये दोनों अनुप्रयोग लगातार सन में पूछे गए हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो इनको बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल क्लियर करते हुए आप पढ़ लीजिए, जिनसे जो है आपके नंबर बिल्कुल पक्के हो जाए। तो देखिए यहां से जो है दूसरा अनुप्रयोग क्या है, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले लंबी परिनालिका देखेंगे, पहले थोड़ा सा परिनालिका के बारे में जानकारी लिखेंगे। इस डेरिवेशन में करना क्या है भाई, पहले परिनालिका के बारे में जानकारी लिखेंगे 2-3 लाइन। इसके बाद फिर परिनालिका के भीतर क्या निकालना है, परिनालिका के केंद्र पर कह सकते हैं या परिनालिका के अक्ष पर कह सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? परिनालिका के ये परिनालिका बन रही है पूरी, ये क्या बन रही है हमारी परिनालिका बन रही है। अभी परिनालिका के बारे में समझा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो लंबी परिनालिका के भीतर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले परिनालिका के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिखेंगे 2-3 लाइन, थोड़ा थ्योरी लिख लिया जाए। तो यहां से लिखेंगे परिनालिका, सभी लोग साथ में नोट करते चलिए भाई। परिनालिका एक लंबी बेलनाकार, परिनालिका एक लंबी बेलनाकार, परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है। परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है। परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है, जिसको बनाने के लिए, पहले नोट कर ले थ्योरी फिर समझा रहे हैं भाई। जिसको बनाने के लिए एक कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी, एक कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की नलिका के ऊपर, कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की, एक कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की नलिका के ऊपर, चीनी मिट्टी की नलिका के ऊपर तांबे के तार के बहुत से फेरे लपेट दिए जाते हैं। बहुत से फेरे लपेट दिए जाते हैं। बहुत से फेरे लपेट दिए जाते हैं। तो देखिए यहां से सभी लोग ध्यान देंगे भाई, सभी लोग ध्यान देंगे, बड़े आराम से बने गई है कंडीशन। जो जैसे आप जो है, जैसे ये क्या हो जाए, ये कार्डबोर्ड, कार्ड का मतलब कागज से है। कार्ड का मतलब समझते हैं ना, कार्ड का मतलब कागज होता है, निमंत्रण वाले कार्ड या तमाम प्रकार के कार्ड होते हैं। तो कार्डबोर्ड अथवा चीनी की मिट्टी की नलिका के ऊपर कुंडली जो है, देखिए यहां से कहेंगे क्या, परिनालिका की बात हो रही, तो पहले परिनालिका के बारे में जो है थोड़ा सा लिखें 2-3 लाइन। तो परिनालिका एक लंबी बेलनाकार, बेलन तो समझते हैं ना, ये बेलनाकार वस्तु है। ये कैसी वस्तु है? बेलनाकार वस्तु है। तो देखिए जो है परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है। कुंडली जिसको बनाने के लिए, बात समझ रहे हैं ना, परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है, जिसको बनाने के लिए चीनी मिट्टी अथवा कार्डबोर्ड की नलिका के ऊपर, जिसको बनाने के लिए कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की नलिका के ऊपर तांबे के बहुत से फेरे लपेट दिए जाते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या हो जाए, ये चीनी मिट्टी की नलिका हो, बात समझ जाए ना, ये बेलनाकार चीनी मिट्टी की क्या हो, नलिका हो, और यदि इसमें तांबे के बहुत से फेरे लपेट दें, बात समझ रहे हैं ना, तांबे के बहुत से फेरे लपेट दें,
तो किसका निर्माण हो जाएगा? कुंडली का निर्माण हो जाएगा। जैसे यदि इसका ओरिजिनल चित्र बनाए, ये अभी पूरा चित्र नहीं है, इसमें पूरा चित्र क्यों नहीं बनाया गया है? क्योंकि हमें वैद्युत बल रेखाएं दिखाना था इसके भीतर क्या दिखाना था? वैद्युत बल रेखाएं, और इसके बाद एक काल्पनिक पथ ABCD लेना था, इसलिए पूरी तरह से पूरा चित्र नहीं दिखाया गया है। जैसे हमारे पास देखें, एक जो है क्या ले लें, एक क्या यहां से, ये क्या है भाई? ये हमारे पास है, ये कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की नलिका है। बात समझ रहे हैं ना? कार्डबोर्ड, ये देखिए, जिसको बनाने के लिए क्या लेते हैं? कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की नलिका है। अब इसमें तांबे के तार की क्या लगा दें? बहुत से फेरे लपेट दें। तांबे के तार के क्या लपेट दें? बहुत से फेरे लपेट दें। तो तांबे के तार के बहुत से फेरे लपेट दिए गए, तो किसका निर्माण हो गया भाई? ये जो है ये क्या कहलाएगी? आपकी परिनालिका कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? परिनालिका कहलाएगी। बिल्कुल क्लियर है ना? सभी ध्यान दे, समझेंगे इसको। तो देखिए, इसको पूरा चित्र ना लेके, ये जहां जहां ज्वाइंट है, बात समझ रहे हैं ना? ऊपर देखिए, ये ज्वाइंट, ये ज्वाइंट, ये ज्वाइंट, ये है, दिख रहा है ना सभी को? तो यहां से ये जो है, इसीलिए क्रॉस का निशान यहां पर लगाया गया। किसका निशान? ये देखिए, क्या कौन सा निशान लगाया गया? ऊपर वाले में क्रॉस का निशान लगाया गया है, और नीचे वाले में कौन सा लगाया गया? ये बिंदु। ये कौन सा निशान लगाया गया है? बिंदु का निशान लगाया गया है। तो ये पूरे, ये है आपकी क्या? अब सारे चित्र को हटा दें, पूरे चित्र को क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए, केवल इतना ही चित्र लिया जाए। तो ये भी क्या है? ये तार के क्या दिखा रहा है? ये जो क्रॉस जो है, क्रॉस की कंडीशन आई है, ये तार की क्या दिखा रहा है? फेरे ही दिखा रहा है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये जो चित्र बना है, ये क्या है? परिनालिका का ही चित्र बना है, जिसमें तार के हम क्या दिखाएंगे? फेरे दिखाएंगे। तो कहेंगे क्या परिनालिका को? परिनालिका एक लंबी बेलनाकार, ये लंबी बेलनाकार कुंडली है। यदि इसकी हम यहां से बना देते, इसको बनाते यहां से, और तांबे के तार के बहुत से फेरे लपेट देते, तो ये क्या बनती? लंबी बेलनाकार कुंडली ही है। बात समझ रहे ना? तो इसको कहेंगे क्या भाई? परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है। ये पहली लाइन, बात समझ रहे ना? परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है, जिसको बनाने के लिए कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की नलिका के ऊपर, देखिए हमारे पास जो है, बिल्कुल समझ लीजिए, ये यदि हम चित्र बनाए परिनालिका का, तो यहां से ये क्या लेंगे? ये कौन सी नलिका होगी? ये कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की नलिका होगी। इसमें तांबे के तार की क्या लपेट देंगे? बहुत से फेरे लपेट देंगे। तो कहेंगे क्या? परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है। पहली लाइन, परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है, जिसको बनाने के लिए कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी, दोनों लेंगे, दोनों कुचालक वस्तुएं हैं, कुचालक वस्तुओं के ऊपर लपेटा जाता है। तो जिसको बनाने के लिए कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की नलिका के ऊपर तांबे के तार के बहुत से फेरे लपेट दिए जाते हैं। बात समझ रहे? क्या बन गई? ये कुंडली बन गई। अब पूरी कुंडली को चित्र में ना दिखाया जा रहा है, इसके ज्वाइंट पॉइंट को दिखा रहे हैं, इसके ज्वाइंट बिंदु को क्या कर रहे हैं? दिखा रहे हैं। ऊपर वाले में क्रॉस दिख रहा है, नीचे वाले में बिंदु दिख रहा है। बात समझ रहे हैं ना? नीचे वाले में क्या दिख रहा है? बिंदु दिख रहा है। तो इसकी परिभाषा परिनालिका समझ में आ रही है सभी को? परिनालिका कैसे बोलेंगे? परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है। परिनालिका एक लंबी बेलनाकार क्या है? कुंडली है, जिसको बनाने के लिए कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की नलिका के ऊपर तांबे के तार के बहुत से फेरे लपेट दिए जाते हैं। जैसे ये कार्डबोर्ड की यदि नलिका होती, इसमें तांबे के तार के फेरे हम लपेट देते, तो क्या बन जाती? परिनालिका बन जाती। तो परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है, जिसको बनाने के लिए कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की नलिका के ऊपर तांबे के तार के बहुत से फेरे लपेट दिए जाते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, ये तो परिनालिका के बारे में जानकारी हो गई। अब चलेंगे डेरिवेशन के ओर। तो परिनालिका के भीतर हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा भाई, जैसे ये परिनालिका है, बात समझ रहे हैं ना? इसके चुंबकीय क्षेत्र स्थापित क्यों होता है? इस प्रकार तांबे के तार के फेरे लपटे हुए हैं। जब इसमें हम क्या जो है आई धारा प्रवाहित किया जाता है, ये I0 क्या है? ये पूरी धारा, ये परिनालिका में पूरी धारा I कहलाती है, और केवल एक फेरा में, ये देखिए एक फेरा है, बात समझ रहे हैं? कितना फेरा है? एक फेरा। एक फेरा में जो धारा होती है, एक फेरा में जो धारा है, वो क्या कहलाएगी? I0 कहलाएगी। बात समझ रहे हैं ना? यहां क्या कहलाएगी भाई? I0।
तो पूरे पूरे कुंडली में जो धारा होगी, पूरी कुंडली में, पूरे तार में, पूरे तार के फेरों में कुल धारा आई होगी, जबकि एक फेरा में धारा कितनी होगी, I0 होगी। तो चलिए देखिएगा, यहां से जो है वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने बताया था कि जब किसी चालक तार में हम क्या प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो उसके चारों ओर, तार के चारों ओर क्या स्थापित होता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। सपोज दैट ये नली क्या होती, ये नली खोखली होती, इसके चारों ओर तार लपेटे हुए हैं। बात समझ रहे हैं, इसके चारों ओर क्या लपेटे हुए हैं, तार लपेटे हुए हैं। जब तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर अंदर भी और बाहर भी, बात समझ रहे हैं, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो अंदर की कंडीशन देखिए, जब धारा लपटी हुई है, समझ, तार लपटी हुई है तो धारा सभी जगह जाएगी, और जब चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर क्या स्थापित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र, इसीलिए इसके भीतर क्या स्थापित होता है, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया। ये देखिए, ये जो है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रही है चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। और जिधर की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं होंगी और उधर की तरफ ही चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये जो है इधर से इधर, यहां से निकल रही है और यहां पर प्रवेश कर रही है, फिर से यहां से निकल रही है, यहां पर प्रवेश कर रही है। तो ये क्रम चलता है, बात समझ रहे हैं ना, चुंबकीय बल रेखाओं के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चलिए अब डेरिवेशन की ओर चलते हैं। जो दिया है डेरिवेशन में, जो दिया है उसको मान लेंगे। माना कि एक लंबी परिनालिका है, ये यहां तक आपको केवल, और ये जानकारी ना भी लिखेंगे तब भी डेरिवेशन सही होगा। बात समझ रहे हैं, इतना हमने इसलिए बता दिया है कि आप परिनालिका, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो ये इस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, परिनालिका का अर्थ पता होना चाहिए। तो अब देखिए डेरिवेशन में क्या मानेंगे। माना कि सबसे पहले क्या पता है, एक परिनालिका पता है, तो इसी को लिखेंगे। माना कि एक लंबी परिनालिका है, माना कि एक लंबी परिनालिका है जिसके प्रति मीटर लंबाई में तार के फेरों की संख्या, जिसके प्रति मीटर लंबाई में तार के फेरों की संख्या n है, तथा परिनालिका के भीतर एक काल्पनिक आयताकार पथ ABCD है। एक काल्पनिक आयताकार पथ ABCD है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, इसके बाद ध्यान से जो है डेरिवेशन करेंगे। भाई देखिए, यहां से हमारे पास जो है ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा। ये जो मेन डेरिवेशन है ये सेकंड पैराग्राफ से शुरू होता है, बात समझ रहे हैं ना। इतनी चीज ऊपर वाली आप ना भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो मेन यहां से आपको चित्र बिल्कुल याद होना चाहिए। देखिए चित्र कैसे बनाएंगे, परिनालिका बिल्कुल बनाना है, परिनालिका में मेन परिनालिका नहीं बनाना है आपको, जो है गोला खींचना है, 5-6 गोला बिल्कुल समांतर क्रम में कुछ दूरी पर खींचिए, नीचे भी वही उसी के नीचे गोला खींचिए जितने गोला ऊपर खींचे हैं। बात समझ, जैसे यहां से ये खींच दिए हमने, 5 गोला ऊपर खींच दिए, 5 गोला नीचे खींच दिया। बात समझ रहे हैं, ज्वाइंट पॉइंट दिखाया जा रहा है, ज्वाइंट बिंदु। यहां पर क्रॉस, ऊपर वाले में क्रॉस दिखाएंगे और नीचे वाले में क्या दिखाएंगे, बिंदु दिखाएंगे। इसके बाद इसके भीतर क्या दिखाएंगे भाई, चुंबकीय बल रेखाएं दिखाएंगे। चित्र बहुत आसान है, आप समझ ले थोड़ा सा, यहां से चित्र बहुत आसान है।
तो यहां चुंबकीय बल रेखाएं, फिर इसमें क्या लेंगे भाई, इसमें एक आयताकार पथ क्या लेंगे, ABCD लेंगे, और इसके बाद जो है ये चित्र हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से देखिए सबसे पहले इस थ्योरी में लिखेंगे क्या, माना कि एक लंबी बेलनाकार क्या है, कुंडली है, ये जो है क्या है, कुंडली नहीं परिनालिका है। माना कि एक लंबी बेलनाकार लंबी परिनालिका है, ये क्या है, ये आपकी क्या दिख रही है भाई, परिनालिका दिख रही है। माना कि एक लंबी परिनालिका है जिसके प्रति मीटर लंबाई में तार के फेरों की संख्या n है। इसका मतलब क्या है, प्रति का मतलब एक होता है, जिसके 1 मीटर लंबाई में, इस परिनालिका में के 1 मीटर लंबाई में, कितनी लंबाई में, 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, n है। समझ रहे हैं ना, जो फेरों की संख्या n है, ये कितने मीटर लंबाई में फेरों की संख्या है, 1 मीटर लंबाई में तार के फेरों की संख्या, फेरे लिखते हुए ना। तो यहां से हो जाएगा क्या, माना कि एक लंबी परिनालिका, जिस प्रकार डेरिवेशन उसी प्रकार मानना है। सबसे पहले क्या मानना है, परिनालिका मानना है। माना कि एक लंबी परिनालिका है जिसके 1 मीटर लंबाई में, या प्रति मीटर कह सकते हैं, जिसके प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, n है, तथा परिनालिका के भीतर एक काल्पनिक आयताकार पथ, परिनालिका के भीतर एक काल्पनिक आयताकार पथ कितना है, ABCD है। बात समझ रहे हैं ना, इतना आपको थ्योरी लिखना है। मेन रूप से थ्योरी कितनी लिखनी है, इतनी ही लिखनी है। चलिए अब आगे देखते हैं डेरिवेशन, ध्यान से देखेंगे भाई, बिल्कुल क्रम से पढ़िए, समझ रहे हैं ना, सही ढंग से क्रम से पढ़िए जितना होता चल रहा है। देखिए यहां से क्या लिखेंगे, माना कि एक लंबी बेलनाकार लंबी परिनालिका है, माना कि एक लंबी, जिस प्रकार डेरिवेशन उसी प्रकार लिखना है, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले परिनालिका मान लीजिए, माना कि एक लंबी परिनालिका है जिसके प्रति मीटर लंबाई में, जिसके 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, n है, तार के फेरों की संख्या n है। तो परिनालिका के भीतर, काल्पनिक परिनालिका के भीतर एक काल्पनिक आयताकार पथ ABCD है। बात समझ रहे हैं ना, पथ ABCD, पथ ABCD की भुजा AB, की भुजा AB चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। देखिए साफ साफ दिख रहा है, पथ ABCD की भुजा AB क्या है, इधर ही चुंबकीय क्षेत्र है, इधर ही भुजा है, तो चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। भुजा AB चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तथा भुजा CD, भुजा CD परिनालिका से, भुजा CD परिनालिका से, परिनालिका से बहुत दूर है, भुजा CD परिनालिका से बहुत दूर है। तब पथ ABCD के लिए, तब पथ ABCD के लिए एम्पियर के परिपथीय नियम से, तब पथ ABCD के लिए, तब पथ ABCD के लिए एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, पथ ABCD के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम लगा दो भाई। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर μ0 इंटू I होता है, ये फर्स्ट इक्वेशन। और धारा I क्या है, I0 क्या है, केवल एक फेरे में प्रवाहित धारा, और I क्या है, पूरे फेरे में, प्रत्येक फेरे के लिए जो धारा बहेगी वो I होगी। बात समझ रहे हैं ना। तो इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर μ0 इंटू I। अब इसके बाद देखिए यहां से जो है ध्यान से देखेंगे भाई, सभी लोग ध्यान देंगे तो डेरिवेशन आराम से समझ में आता चला जाएगा। देखिए अब यहां से ये तो पूरे पथ ABCD के लिए है, पथ ABCD के लिए एम्पियर के परिपथीय नियम क्या हो गया, इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर μ0 इंटू I हो गया। अब अलग अलग भुजाओं के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम पूरे जो है एम्पियर के इस पथ के जो है बराबर होगा। देखिए जो है पथ ABCD के लिए,
पथ ABCD के लिए क्या होगा भाई, यहां से इस पथ का कुल एम्पियर का परिपथीय नियम कितना है, इस पथ ABCD का कुल एम्पियर का परिपथीय नियम कितना है, इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये किसके बराबर होगा, अलग अलग भुजाओं में के एम्पियर के परिपथीय नियम के योग के बराबर होगा। पहली भुजा का एम्पियर का परिपथीय नियम प्लस दूसरी भुजा के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम प्लस तीसरी भुजा के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम प्लस चौथी भुजा के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम, तो इसका कुल एम्पियर का परिपथीय नियम कितना, इसके बराबर है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से पहली भुजा के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होगा, पहली भुजा कहां से कहां तक है, A से लगा के B तक है, तो समाकलन कहां से कहां तक, A टू B, और एम्पियर का परिपथीय नियम होता क्या, इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो यहां से लगाइए A B भुजा के लिए, तो समाकलन A टू B, ये भुजा चूंकि कहां से कहां तक है, A से लगा के B तक, और क्या हो जाएगा B वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और प्लस दूसरी भुजा कहां से कहां तक है, समाकलन यहां से कहां तक भाई, B से लगा के C तक, तो B टू C, और B वेक्टर क्या हो जाएगा डॉट डीएल वेक्टर, और प्लस में तीसरी भुजा के लिए इसी प्रकार लीजिए, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, C से D तक, और B वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और प्लस चौथी भुजा के लिए कहां से कहां तक भुजा है भाई, इंटीग्रेशन D टू A, और इसके बाद जो है B वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर हो जाएगा। ये बात क्लियर है ना। तो यहां से जो है ये देखिए, जो इस पथ का कुल एम्पियर का परिपथीय नियम, जो आयताकार पथ ABCD का कुल एम्पियर का परिपथीय नियम उसके अलग अलग भुजाओं के एम्पियर के परिपथीय नियम के योग के बराबर होगा। बात समझ रहे हैं, आयताकार पथ ABCD का कुल एम्पियर का परिपथीय नियम उसके अलग अलग भुजाओं के एम्पियर के परिपथीय नियम के योग के बराबर होगा, अर्थात इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर पहली भुजा के लिए इंटीग्रेशन A टू B वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, प्लस दूसरी भुजा के लिए इंटीग्रेशन B टू C वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, प्लस तीसरी भुजा के लिए C टू D वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, प्लस इंटीग्रेशन चौथी भुजा के लिए D टू A वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब इसके बाद देखिए इसकी वैल्यू कितनी निकालेंगे भाई, ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा। यहां से हमारे पास बनेगा देखिए इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर, इसको समझ लीजिए ध्यान से, यहां से हमारे पास हो जाएगा, देखिए यहां से पहली भुजा की बात करेंगे, यहां से डीएल वेक्टर, यहां से इस भुजा में एक सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई कितनी है, डीएल मान के चलेंगे। AB भुजा में एक सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई डीएल है जिसकी दिशा आगे की तरफ होगी, ये क्या हो जाएगा डीएल वेक्टर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो डीएल वेक्टर और B वेक्टर, ये B वेक्टर की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ बताई गई है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B वेक्टर इधर की तरफ है, तो इसमें B वेक्टर और डीएल वेक्टर में B वेक्टर इधर की तरफ है, बात समझ रहे हैं ना, डीएल वेक्टर भी इधर की तरफ है। ये देखिए ये इस AB भुजा में एक सूक्ष्म लघु लंबाई डीएल माने हैं जिसकी दिशा आगे की तरफ बताई गई है। तो B वेक्टर और डीएल वेक्टर की दिशाएं समान है। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और उनकी दिशाएं समान होती हैं तो उनके बीच जो कोण बनता है उस थीटा बराबर क्या बनता है, सदैव शून्य बनता है। तो यहां से ये AB भुजा के लिए यहां से चूंकि डॉट गुणन जब कराएंगे, इसका डॉट गुणन कराइए B वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का, तो B डीएल cos थीटा होता है, तो यहां से थीटा बराबर शून्य और cos शून्य का मान क्या हो जाएगा 1 होगा। बात समझ रहे हैं ना। अब B से C भुजा के लिए देखते हैं, B से C भुजा में, ये BC भुजा में एक जो है, एक क्या है, एक लघु अवयव लंबाई डीएल है। बात समझ रहे हैं ना, जिसकी दिशा आगे की तरफ बताई गई है। ये देखिए ये क्या बनेगा, डीएल वेक्टर बनेगा। BC भुजा में एक लघु अवयव लंबाई डीएल है, बस समझ, जिसकी दिशा आगे की तरफ अर्थात डीएल वेक्टर ऊपर की तरफ हो गया और B वेक्टर इधर की तरफ है। B वेक्टर किधर की तरफ, ये देखिए ये जो है ये क्या दिखाया गया है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाई गई है। तो B वेक्टर की दिशा इधर की तरफ और डीएल वेक्टर की दिशा ऊपर की तरफ, तो इनके बीच जो कोण बनेगा B और डीएल के बीच, BC भुजा में B और डीएल के बीच जो कोण बनेगा वो थीटा बराबर कितना होगा 90 अंश हो गया। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से थीटा बराबर कितना होगा 90 अंश। तो यहां से जो है सभी की वैल्यू रखेंगे और यहां से C और D की बात करेंगे। CD भुजा क्या है, CD भुजा देखिए भाई
CD भुजा बहुत दूर है, ये परिनालिका से क्या है, बहुत दूर है। जब परिनालिका से बहुत दूर है तो यहां तक चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव ही नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे यहां पर ये परिनालिका है, परिनालिका में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इस तार के चारों ओर, इस परिनालिका के चारों ओर, अंदर भी बाहर भी एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा। यदि कोई भी भुजा बहुत दूर रखी हो तो वहां तक चुंबकीय क्षेत्र पहुंचेगा ही नहीं। जब चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव ही नहीं है, अर्थात यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, CD भुजा के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। और अब आते हैं AD भुजा के लिए, DA भुजा के लिए। DA भुजा में देखिएगा, इस भुजा में एक सूक्ष्म लघु लंबाई DL माने, जिसकी दिशा किधर की तरफ, इधर की तरफ, ये क्या कहलाएगा आपका, DL वेक्टर कहलाएगा। बात समझ रहे हैं ना, DL वेक्टर कहलाएगा। अब देखिए जो DL वेक्टर है, बात समझ रहे हैं ना, DL वेक्टर की दिशा नीचे की तरफ और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है, तो इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ और DL वेक्टर की दिशा इधर की तरफ, तो इसकी दिशा जब इधर की तरफ हो गई और उसकी दिशा ऊपर की तरफ, तो इन दोनों के बीच B वेक्टर और DL वेक्टर के बीच जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इन सभी का डॉट गुणन करते हुए केवल जो है थीटा का मान रखना है। तो इंटीग्रेशन A to B, AB भुजा के लिए देखेंगे भाई, इसका डॉट गुणन करिए तो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर B DL cos थीटा, चूंकि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB cos थीटा, तो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर B DL cos थीटा। तो यहां से AB भुजा में B और DL के बीच, ये देखिए AB भुजा में DL इधर की तरफ दिशा, B वेक्टर की दिशा इधर की तरफ, तो दोनों एक ही दिशा में है, दोनों रेखाएं एक ही दिशा में, तो उनके बीच कोण कितना हो गया, 0 हो गया। प्लस यहां से हो जाएगा, देखिए भाई प्लस देखेंगे यहां से प्लस इंटीग्रेशन किसके लिए, ये तो A से B के लिए हो गया। अब B to C और B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, B DL cos थीटा। अब यहां से B और C भुजा के लिए देखिए, B और C भुजा के लिए यहां से B वेक्टर की दिशा इधर की तरफ, DL वेक्टर की दिशा BC भुजा के लिए, इसमें एक हमने DL माना था जिसकी DL वेक्टर ऊपर की तरफ दिखाया गया था, तो B वेक्टर और DL वेक्टर के बीच कोण कितना है, यहां से cos 90 हो गया। और प्लस यहां से इंटीग्रेशन देखिएगा भाई, CD भुजा परिनालिका से बहुत दूर है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र वहां पर क्या होगा, 0 होगा, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र 0 इंटू DL वेक्टर। और प्लस लास्ट वाली भुजा कितनी है, इंटीग्रेशन D से लगा के A, तो DA भुजा के लिए B वेक्टर डॉट DL वेक्टर B DL cos थीटा, तो DA भुजा के लिए यहां से कोण कितना होगा भाई, कोण 90 अंश होगा। अब देखिएगा यहां से आगे इस डेरिवेशन में बिल्कुल नोट करते चलिए सही ढंग से, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, बात समझ रहे हैं ना, ध्यान से करेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां से किसके बराबर चल रहा था, इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसमें जो है यहां से ध्यान देंगे भाई, इंटीग्रेशन A to B और इसके बाद कितना बचा, cos 0 का मान 1 होता है, तो क्या बचा, B DL बचा। और प्लस यहां से cos 90 का मान जो है cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए B DL बचा था, यहां से cos 90 का मान 0 होता है, 0 का गुणा इसमें कराएंगे तो पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। और प्लस यहां से 0 का गुणा इसमें कराएंगे तो पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। प्लस यहां से cos 90 का मान 0 होता है, 0 का गुणा इसमें कराएंगे तो पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां से केवल क्या बचा, केवल बचा हमारे पास इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, बात समझ रहे हैं ना, बराबर क्या बचा, इंटीग्रेशन A to B और B DL बचा, बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए देखते हैं यहां से, तो देखिए यहां से आगे बढ़ेंगे भाई, बिल्कुल आप नोट करते चलिए, बात समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा चूंकि चित्र बनाने की वजह से जगह कम है तो आप नोट करते चलिए कॉपी में, कोई चीज यदि जरूरत पड़ गई है पीछे की तो आप देख सके या वीडियो बैठ करके देख लिया करें, बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए देखें यहां से आगे, देखिए ये हमारे पास यहां से मान निकल आया कितना, इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर कितना आ गया, इंटीग्रेशन A to B DL हो गया।
तो अब देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे तो आराम से ये समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें सूक्ष्म राशि क्या है, सूक्ष्म राशि डीएल है। बात समझ रहे हैं, सूक्ष्म राशि क्या है, ये लंबाई सूक्ष्म है, क्योंकि जिसके पहले, जिस राशि के पहले स्मॉल डी लग जाएगा वो सूक्ष्म में बदल जाएगी। तो यहां से क्या है, लंबाई सूक्ष्म है। समाकलन का मतलब बढ़ाना, तो बढ़ेगा वही जो सूक्ष्म होगा। बात समझ रहे हैं ना, जो सूक्ष्म नहीं है, बी सूक्ष्म नहीं है, क्योंकि इसके पहले स्मॉल डी लगा है तो ये सूक्ष्म है। तो समाकलन का मतलब बढ़ाना, तो बढ़ेगा वही जो सूक्ष्म होगा, जो सूक्ष्म नहीं है वो समाकलन से बाहर हो जाएगा, अर्थात बी समाकलन से बाहर। इंटीग्रेशन ए टू बी और क्या बन गया, डीएल बन गया। तो यहां से इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर कितना बचा, बी इंटीग्रेशन ए टू बी डीएल। तो देखिए यहां से ध्यान से देखेंगे भाई, यहां से मान लेंगे, माना भुजा AB की लंबाई, भुजा AB की लंबाई, माना भुजा AB की लंबाई x है, तब इंटीग्रेशन A टू B डीएल बराबर x होगा। क्यों होगा इतना, देखिएगा भाई, ये इसका मतलब क्या है, समाकलन का मतलब बढ़ाना। ये इतना समझ लीजिए, समाकलन राशि के मान को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे जैसे ये पूरा पेन हमें पता है, बात समझ रहे हैं ना, यदि पूरा, जैसे ये डस्टर है, ये डस्टर पूरा पता है, यदि इस डस्टर का छोटा सा पार्ट हमें पता हो जाए, बात समझ, डस्टर का छोटा सा पार्ट है, यदि इसका समाकलन कर दे तो पूरा डस्टर हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस भुजा में, इस भुजा AB में एक सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई डीएल है। ये देखिए डीएल, इस भुजा AB में सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई डीएल है। यदि डीएल का समाकलन कर दे तो पूरी भुजा प्राप्त हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना, तो समाकलन डीएल कहां से कहां तक, ए से लगा के बी तक। तो यदि भुजा ये इस लंबाई डीएल को बढ़ा रहे हैं, कहां से कहां तक बढ़ा रहे हैं, ए से लगा के बी तक बढ़ा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना, तो इस सूक्ष्म लघु अवयव को, लंबाई को बढ़ाएंगे, तो जब बढ़ाएंगे, बढ़ाने का मतलब समाकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे तो पूरी लंबाई प्राप्त हो जाएगी, जिसे क्या कहेंगे, ए बी कहेंगे। और ए बी को कितना मान लिया है, ए बी को एक्स मान ली, इसलिए एक्स हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, समाकलन का मतलब बढ़ाना। इस भुजा ये ए बी में एक सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई डीएल है, बात समझ रहे हैं ना, डीएल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। समाकलन का मतलब बढ़ाना, इस सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई को, डीएल को बढ़ाएंगे, और कहां से कहां तक बढ़ाएंगे, ए से लगा के बी तक बढ़ाएंगे। तो ए से लगा के बी तक बढ़ाएंगे इसको, तो पूरी भुजा क्या प्राप्त हो जाएगी, ए बी पूरी प्राप्त हो जाएगी। तो ए बी प्राप्त हो गया, तो ए बी का मतलब क्या प्राप्त हो गया, एक्स प्राप्त हो गया। इसलिए इंटीग्रेशन ए टू बी डीएल बराबर क्या हो जाएगी, यहां से एक्स हो गया। अब इसके बाद आगे चलिए, देखिए इसका मान यहां पर रख दीजिए, तो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू एक्स हो गया, बी इंटू एक्स हो गया। अब देखिएगा यहां से ये इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगा। एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऊपर आया था भाई, उसको हमने नोट नहीं किया था, आप पीछे वीडियो बैक करके देख लेंगे, या जो है आप नोट करते चलिए, हम बार बार बता रहे हैं। एक आया था, सबसे पहले लाइन ही जब लिखे थे, जो है एम्पियर का जो परिपथीय नियम लगाए थे, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या लगाए थे, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर क्या आया था, म्यू जीरो इंटू आई आया था। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इसकी अब जरूरत पड़ेगी। बात समझ रहे हैं ना, बी इंटू एक्स हो गया। चलिए अब यहां से देखते हैं, देखिए ये क्या है भाई, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आगे। ये जो है ये आपका क्या है, बी इंटू एक्स निकला, इक्वेशन सेकेंड। अब यहां से आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, देखिए इसमें कंडीशन लगाई जाएगी, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो यहां से जो है होगा, चूंकि पहले ही थ्योरी में लिखाया था, माना कि एक लंबी परिनालिका है जिसकी प्रति मीटर लंबाई में, जिसके 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या n है। तो यहां से चूंकि 1 मीटर लंबाई में, 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या n है, फेरों की संख्या बराबर n। 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, n है। इसलिए यहां से ए बी भुजा की लंबाई कितनी माने हैं, ए बी भुजा की लंबाई कितनी माने, देखिए x माने, x लंबाई में, क्योंकि 1 मीटर लंबाई फेरों की संख्या n, इसलिए x मीटर लंबाई में, x मीटर लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी, nx होगी। बात समझ रहे हैं ना, चूंकि अब यहां से nx हो गई। अब देखिएगा फिर से यहां से, चूंकि एक फेरे में, चूंकि एक फेरे में प्रवाहित धारा,
क्योंकि एक फेरे में प्रवाहित धारा कितनी है, प्रवाहित धारा बराबर I0। ये देखिए एक फेरे में केवल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I0। यहां से इसलिए NX फेरे में, बात समझ रहे हैं ना, यहां से देखिए एक फेरे में कितनी धारा प्रवाहित हो रही, I0, इसलिए x मीटर लंबाई में कुल फेरे कितने निकले हैं, NX फेरे निकले हैं। इसलिए NX फेरे में प्रवाहित धारा कितनी होगी, NX I0 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से जो प्रवाहित धारा निकली, प्रवाहित धारा को I मान के चलेंगे तो I बराबर कितना निकला, NX I0 निकला। तो अब देखिए सारी वैल्यूज मिल गई हमें, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। पहले यहां से 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या n थी, पहले ही मान चुके हैं। प्रति मीटर लंबाई में, परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, n है, इसलिए x मीटर, क्योंकि AB की लंबाई कितनी माने हैं, इतनी लंबाई x मान के चले हैं, इसलिए x मीटर लंबाई में फेरों की संख्या NX होगी। तो फेरों की कुल संख्या कितनी आ गई, NX आ गई। अब यहां से चूंकि एक फेरा में धारा कितनी, I0, इसलिए NX फेरे में धारा कितनी हो जाएगी, NX I0। तो I का मान कितना हो गया, NX I0। अब I का मान देखिए, यहां I दिख रहा है, I और इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। अब रख दीजिए समीकरण 1 में तो आराम से वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यहां से I तथा इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर का मान, I तथा इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए भाई। तो समीकरण 1 में क्या है, यहां से इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, इसका मान कितना निकाल चुके हैं, B इंटू एक्स बराबर μ0 इंटू I का मान कितना निकाल चुके हैं, NX I0। यहां से x क्या हो गया, कैंसिल, B बराबर μ0 और n I0 हो गया। यही हमारा क्या है, यही क्या है भाई, यही जो है लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र को B से व्यक्त करते हैं। तो लंबी परिनालिका के भीतर क्या निकल आया, चुंबकीय क्षेत्र निकल आया। देखिए ये डेरिवेशन भाई आता है परीक्षा में बार बार, और यदि कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट करके नीचे बताइए, और यदि बढ़िया समझ में आ गया तो नीचे लिख दीजिएगा कि समझ में आ गया है। और यदि आपको दिक्कत है तो ये डेरिवेशन हम पिछले साल भी बनाए थे भाई, पिछले साल भी जब बोर्ड परीक्षाएं चल रही थी उस समय हमने इसको जो है पढ़ाया था। बात समझ रहे हैं ना। अगर ये कम समझ में आया है, क्योंकि पढ़ाने में अंतर हो जाता है, इस साल हम कुछ अलग हिसाब पढ़ाते, पिछले साल कुछ अलग तरीका था, और कल पढ़ाएंगे तो कुछ अलग तरीका होगा, कुछ अलग विधि होगी। तो अगर कम समझ में आया है तो आप पिछले साल प्लेलिस्ट में जाइएगा, बात समझ रहे हैं ना, जो पुराना वीडियो, पुरानी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पुराना बना हुआ है, उसमें देखिएगा तो हमारा पिछले साल का वीडियो मिल जाएगा, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, उसको भी देख लीजिएगा तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा।